नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल। हमारे देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं और स्कोर बोर्ड में 10 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को करारा और बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है एक बार फिर से बंगाल में, जहां 4 सीटों पर उसे टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी, और वो भी तब जब बंगाल में इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी का ही कब्जा था। दूसरी बड़ी हार बीजेपी को उत्तराखंड के बद्रीनाथ पर मिली। हिमाचल में भी कांग्रेस ने बीजेपी को सदमा दिया। सवाल यह है, उपचुनावों में मिला जनादेश आगे के लिए क्या संदेश है और क्या संकेत है? आगे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये परिणाम बीजेपी को अवश्य परेशान कर रहे होंगे। इन रिजल्ट्स ने राजनीतिक बयानबाजी की नई धारा को भी छेड़ दिया है, जहां हर कोई इसे अपने अपने तराजू में तौल रहा है। तो आज दंगल में बहस और चर्चा उपचुनाव में मिले जनादेश को, लेकिन पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद सियासी दलों की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें इंडिया गठबंधन ने एनडीए को चित कर दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन को खुशी मनाने का बड़ा मौका दे दिया है। बंगाल में टीएमसी ने सभी 4 सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई। हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है, तो पंजाब की इकलौती सीट आम आदमी पार्टी की झोली में गिरी है। तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर डीएमके ने कब्जा जमाया है। ये बहुत शक्ति देने वाली जीत है, मंगलौर की भी, श्री बद्रीनाथ की भी, और मैं बद्रीनाथ की जनता को भी, मंगलौर की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस निर्णय को। और मंगलौर के लोगों ने सारी फटकार, सारे डंडे, शक्ति बल, पशु बल, पुलिस बल, सबको नकारते हुए, धन बल, बंदूक बल, सब चीज़ों को नकारते हुए भी कांग्रेस को विजयी बनाया। जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी, उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जनता की जीत है। उपचुनाव के स्कोर कार्ड की बात करें तो 13 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट, एनडीए के पक्ष में 2 सीट और अन्य की झोली में 1 सीट गई है। बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है और पार्टी के लिए चिंताजनक है। सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। सबसे बड़ा झटका बंगाल में लगा, जहां सभी 4 सीटों पर उसे हार, जबकि हिंदी पट्टी यानी उत्तराखंड की दोनों सीटों पर फजीहत झेलनी पड़ी है। बोलता हूं कि टीएमसी सबसे ज्यादा ये जितने सारे क्या कहते हैं, ये जो नेगेटिव काम जो है इनके द्वारा ही होता है। इनका एक ट्रेडिशन बन गया है, बिना मतलब फाइटिंग के कुछ नहीं आते हैं, और फाइटिंग वो हो कि रास्ते में सबको मारो। तो ये यही करके सब जीते हैं जो भी है। बीजेपी सिर्फ हिमाचल में हमीरपुर और मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट पर जीत का झंडा लहरा पाई, तो कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। लेकिन पार्टी दिग्गजों के लिए ये नतीजे उनकी परेशानी पर बल डालने वाले हैं। बड़ी वजह यह है कि अब उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और बीजेपी के लिए ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए के लिए अच्छी खबर आई, जब 9 सीटों पर उसके सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई और महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। महाराष्ट्र में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के लिए ये शुभ संकेत है। लेकिन 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन का हौसला और बढ़ाने वाले हैं, जबकि एनडीए के लिए चिंता मंथन के एक और दौर की शुरुआत है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस समय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभिषेक झा जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, अलका लांबा जी और मानव जायसवाल जी के साथ साथ किशोर तिवारी जी। आप सभी को धन्यवाद। किशोर जी इस समय हमारे साथ हैं, मानव जी हैं और अभिषेक झा जी हैं। बाकी लोग जुड़ें उससे पहले टीएमसी के लिए मानव जी, एक बड़ी खुशखबरी, ये जो उपचुनाव आए,
कारण आपकी दृष्टि में इन तीनों सीटों का जीत लेना, रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदा, क्या है? पहले तो आपके माध्यम से सही जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। नमस्कार। और इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश को बहुत 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 धन्यवाद। और जहां तक बात बंगाल की है सर, आपको पता है मैं आपके साथ काफी महीनों पहले बैठा था जी। तो मैंने बोला था ना कि एक अमृत काल का जो विष इन्होंने पूरे देश को पिलाया है, ये उसी का नतीजा है कि बंगाल में भी इनकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। और ये बंगाल में हमारी जीत से ज्यादा जनता की जीत है। हमारी जीत से ज्यादा हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी के संघर्ष, उनके संकल्प, उनकी मेहनत, हमारे नेता श्री अभिषेक बनर्जी का दृढ़ निश्चय और जो मेहनत है और जिस तरीके से पूरे बंगाल को ममत्व से सजोने का काम ममता बनर्जी ने किया है, ये उसकी जीत है। और निरंतर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्कीम्स हैं, जितने भी हमारे लाभार्थी जिसको आप बीजेपी के शब्दों में बोलते हैं, हमारे लिए वो जनता जनार्दन है और हम उनको लाभार्थी से ज्यादा अपने अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। और ये उसी परिवार, उसी कुटुंब का ही नतीजा है कि आज ये देखने को मिल रहा है कि हम चारों की चारों सीट जीते हैं। और जहां पे भी उनका जो बोलते हैं ना कि हमने ये जुमला दे दिया, वो जुमला दे दिया, ये पूरा जुमला जो है वो एक हवाई फुस की तरह खत्म हो रहा है। और ये अच्छी बात है, देश अच्छी दिशा में चल रहा है, देश के लिए बहुत अच्छी बात है, के लिए एक शौर्य की बात होनी चाहिए। ठीक है मानव जी, और निश्चित तौर पर आपके लिए आज खुशी का दिन है। 3-3 सीटें न सिर्फ आपने जीती हैं बल्कि मानकतला को आपने रिटेन भी किया है। अभिषेक झा जी, रुपौली में क्या हो गया? चुनाव के नतीजे आ चुके हैं सईद जी, और जो उम्मीदवार जीते हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और जनादेश का सम्मान करते हैं। हमारे लिए एक विश्लेषण का, चिंता का सबब जरूर है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भले पूर्णिया लोकसभा का चुनाव हम हार गए थे, लेकिन पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत रुपौली विधानसभा आता है और हमारे उम्मीदवार ने वहां 20,000 से अधिक मतों से लीड किया था और यहां हम लगभग 9,000 मतों के अंतर से हार जाते हैं। तो ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि हम इसका विश्लेषण करें कि आखिर क्या गलती हुई और कहां चूक हुई कि हमारे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोग इसको बहुत व्यापक पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि उपचुनाव के जो मुद्दे होते हैं कई बार आम चुनावों से अलग होते हैं। उम्मीदवार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है और स्थानीय मुद्दे कई बार हावी रहते हैं। तो ये परिस्थितियां बनी रहती हैं और इन परिस्थितियों में जो नतीजे आए हैं उनको तो हम स्वीकार करते हैं। अब हमारे विपक्ष के साथी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इस उपचुनाव में वो जीत गए हैं तो देश की सत्ता उनको मिलने वाली है। भाई, उपचुनाव थे, हमारे कुछ उम्मीदवार हार गए हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं, गठबंधन में इस चीज की पूरी समीक्षा होगी, हार की समीक्षा होगी, कहां किसकी जवाबदेही थी वह भी तय होगी और अब मजबूती के साथ जनता की अपेक्षा के अनुरूप फिर से अपने काम में लग जाएंगे। हम बहुत हतोत्साहित नहीं होते हैं। लोकतंत्र में और चुनाव में जीत हार लगी रहती है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी, और अच्छी बात है कि मानव जी और दोनों आपने इस बात को स्वीकार किया है। अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद अलका जी, श्रीवास्तव जी, आप दोनों का भी स्वागत। अलका जी, अगर इन उपचुनावों के परिणाम किसी के लिए सबसे ज्यादा राहत देने वाले हैं तो वो आपके लिए, कांग्रेस के लिए निजी तौर पर, और उसके अलावा आपके गठबंधन के लिए क्या कारण आपका कि उत्तराखंड और हिमाचल में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा? अलका जी। अंसारी जी, हमारा नारा था जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ रहा है भारत और जीत रहा है इंडिया। 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 13 सीटों पर भाजपा मात्र 2, इंडिया 10 सीटों पर जीत। ये कह रहे हैं, ये इससे खुश हो रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा जैसे इनके हाथ में सत्ता आ रही है। हम खुश इसलिए हो रहे हैं कि जनता ने आपको साफ संदेश दे दिया है कि अब आपकी धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। फैजाबाद अयोध्या के बाद बद्रीनाथ आपके हाथ से गया, संदेश साफ है। हिमाचल देवभूमि है, वीरों की भूमि है, 40 सीटें हमारे पास थी। इन्होंने पूरी तरह कोशिश कर ली पिछले 1 साल में अस्थिरता
तोड़फोड़ करने की सब कुछ कोशिशें कर ली। जनता फिर हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ी और उपचुनाव पहले भी हुआ, अब भी हमारे पास पूरा बहुमत 40 का दोबारा हमने हासिल किया है। ये कहते हैं सत्ता इनके हाथ में आने वाली है, ऐसे खुश हो रहे, इन्हें सिर्फ चिंता कुर्सी और सत्ता की है। और बिल्कुल सत्ता जाने वाली हमारे हाथ में आने वाली है नहीं, ये जनता आने वाले समय में तय करेगी। आपके हाथ से सत्ता अब जरूर जाने वाली है। जनता ने उपचुनाव से संदेश दिया है, क्योंकि भाजपा के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है। 400 सीटों की बात कर रहे थे दावे, बहुमत नहीं मिला है, बैसाखियों पे है सरकार, इसलिए हम सरकार में आए ना आए, सत्ता आए ना आए, आपके हाथ से सत्ता जाएगी अगर यही हालात रहे। आ रहे हैं ना 10 सीटों के उपचुनाव उत्तर प्रदेश की धरती पर, बचा लीजिएगा अगर 10 सीटों को बचा पाए। सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश की धरती में होगा, क्योंकि हमने अभी 24 में भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका इन्हें और दूसरा महाराष्ट्र इन्हीं की धरती पर दिया। वेस्ट बंगाल में जिसकी सरकार चारों उसके पास आई, इंडिया अलायंस की, डीएमके तमिलनाडु 1 सीट उनके पास, पंजाब आम आदमी पार्टी उनके पास, हिमाचल हमने, उत्तराखंड 2 सीटें थी आपकी सरकार, दोबारा सरकार बनी, क्या हुआ उत्तराखंड में 2 सीटें। मात्र एक मध्य प्रदेश की बात कहें तो आपके हाथ में आता है। तो सबक लीजिए, अपनी सोच अपने तौर और तरीकों को बदलिए। और आपने कहा हार जीत होती रहती है, राहुल गांधी जी ने सबको संदेश दिया है कि स्मृति ईरानी जी हारी हैं, हार जीत चलती रहती है, हमें अपनी भाषा अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। ये संदेश तो राहुल गांधी जी ने दिया, घमंड तो आप में था जिसको चकनाचूर देश की जनता ने किया है। और साफ है अंसारी जी, हम मजबूती से, इंडिया अलायंस एक साथ था है और हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं। और विपक्ष अब अंदर और बाहर, बजट सत्र शुरू हो रहा है, पूरी तैयारी के साथ जनता के मुद्दों पर इस सरकार को घेरेंगे। ठीक है अलका जी। अभिषेक जी आप अवश्य जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमारे सारे दूसरे साथी भी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी नमस्ते। प्रेम जी भी आ गए हैं हमारे साथ, सबसे देर से जुड़ पाया, आपसे शुरुआत करनी थी हमें, लेकिन अब चर्चा शुरू हो गई है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, ब्रिजमोहन जी, हम इन उपचुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र विधान परिषद की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप यहां पर मौजूद हैं, किशोर तिवारी जी भी यहां पर मौजूद हैं। ब्रिजमोहन जी, 5 वोट अधिक मिल गए आपको, क्या कांग्रेस में, खैर 9 के 9 आपका 100% स्कोर तो रहा प्रेम शुक्ला जी और आपका, लेकिन ये जो 5 वोट आपकी तरफ गए कांग्रेस के, क्या क्यों जरूरत पड़ती है वही तोड़फोड़ की सर? देखिए, ये तो एनडीए की सरकार, जो वहां पे हमारी महायुति की सरकार है, ये उसकी उपलब्धि है कि जो दीगर पार्टियों के भी जो विधायक हैं, उनको ऐसा लगता है कि महायुति की सरकार राष्ट्र में शासन में रहेगी तो प्रदेश का बेहतर विकास होगा, क्योंकि महायुति की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। मैं अभी अलका बहन को सुन रहा था, देखिए कि मैं तो सोचा था कि आज सबसे पहले अलका बहन चुनाव आयोग को और ईवीएम को धन्यवाद देंगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनका उत्साह था उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ईवीएम और निर्वाचन आयोग से अब उनको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ। ब्रिजमोहन जी क्षमा के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है सर। उपचुनाव परिणाम पर एक खबर हमारे पास आ रही है कांग्रेस की तरफ से, पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लिए चलते हैं। हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली है। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें, कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी सीएलपी लीडर, कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की,
और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, तमाम स्थानीय नेता, तमाम हमारे बेशकीमती वर्कर्स, उन सब की मेहनत से हमें ये दोनों सीटें मिली। हिमाचल में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा जी, हमारे सीएलपी लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुक्ला जी और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, वहां के स्थानीय नेता, हमारे वर्कर्स, उन सब ने मेहनत की, जी जोर से मेहनत की और ये नतीजे आपके सामने हैं। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग। कांग्रेस के पवन खेड़ा उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि बृजमोहन जी की बात अधूरी रह गई थी। सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि अभी जो निर्वाचन परिणाम हमारे सामने आया उपचुनाव का, देखिए इसमें 2-3 बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक, जो कांग्रेस 16 साल से लगातार एक सीट जीत रही थी छिंदवाड़ा लोकसभा की, अमरवाड़ा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भारी बहुमत से जीता है। तो मैं सोचता हूं कि कांग्रेस के जो लोग बहुत प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि अभी हम लोग इतनी सीटें जीत गए, उनको उस तरफ देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि एक ऐसी सीट जो कि कमलनाथ जी जैसे कद्दावर नेता की निर्वाचन क्षेत्र की सीट थी, उसपे फिर से उसपे कांग्रेस चाहकर भी चुनाव नहीं जीत पाई। सारी पूरी कांग्रेस के लोग वहां पे लगे हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जीत को पूरे ये सोचकर कि देश के मतदाता की मानसिकता इस समय उनके पक्ष में है, तो मैं सोचता हूं ये बिल्कुल इनका एक असेसमेंट है खुद के बारे में, और खुद के बारे में असेसमेंट करने की इनको छूट है, इससे हमें कोई इनकार नहीं है। ये जो चुनाव है जहां पर भी जो रूलिंग पार्टीज है ज्यादातर उनके पक्ष में ही मतदान हुआ है, उत्तराखंड और बिहार को छोड़कर। तो ये हम लोगों के लिए एक सबक है। हम लोग इससे बेहतर तरीके से मूल्यांकन करेंगे कि कहां चूक हुई है, किस प्रकार से कोई और, अगर एनडीए के सारे साथियों को मिलकर अगर कोई बेहतर और काम करना चाहिए तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, काम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सर समाप्त कीजिए प्लीज। उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी, अलका जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, लेकिन एक एक रिएक्शन ले लें हम किशोर तिवारी जी और प्रेम शुक्ला जी का, उसके बाद आपके पास आते हैं। तिवारी जी, आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी, बंगाल में बड़ा झटका आपको लगा, 3 सीटें वहां चले गई। हिमाचल, उत्तराखंड में आप के पास एक अवसर था वहां पर इन उपचुनावों में जीतने का, लेकिन हो नहीं पाया। क्या आपको लगता है कि हाँ कुछ कमियां रह गई, और कमियां अगर रह गई तो आपकी दृष्टि में वो क्या है? इस प्रदर्शन का कारण आप किसे मानते हैं? देखिए सईद भाई, जनता जनार्दन का जनादेश है और उसको हम जो है सिर माथे पर रखकर स्वीकार करते हैं। हम जो है बारंबार हार, फिर भी कांग्रेस का बढ़ता जाए अहंकार वाली नीति पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर जीत को जो है वो हमेशा प्रगल्भता पूर्वक जो है पचाती है और हर हार पर चिंतन भी करती है। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी, अभी मैं सुन रहा था अलका लांबा जी को और सुन रहा था पवन खेड़ा जी को और सुनता रहता हूं श्रीमान राहुल गांधी को, किस तरह से अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। जिस कांग्रेस को 2014, 19 और 24 मिलाकर भी सिर्फ 195 सीटें। अलका जी बीच में बोलिए प्लीज, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 240 से 45 सीटें कम, सईद भाई, 240 से 45 सीटें कम, लेकिन ऐसे नाच रहे हैं जैसे 542 में से 500 सीटें इनको मिल गई हो। तो ये हार का अहंकार, हारने के बावजूद भी बढ़ता हुआ अहंकार है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अमरवाड़ा की सीट छीनी है, लेकिन फिर भी हम उसको विनम्रता पूर्वक उस जीत को स्वीकारते हैं कि हमारी जो बद्रीनाथ की सीट है वो कांग्रेस की सीट थी, लेकिन हम उसको हारे हैं तो हमको निश्चित तौर पर आत्मावलोकन करना चाहिए। और बंगाल की सीटें हम गंवाए हैं। हम ये जानते हैं कि बंगाल में किस तरह से लोकतंत्र को कुचलकर मतदाताओं के परिवारजनों को, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको बंगाल छोड़कर भागना पड़ता है अगर बंगाल में मतदान होता है। किस तरह से एक मुस्लिम महिला ने भाजपा को मतदान किया, उसको निर्वस्त्र करके नंगे किस तरह से सड़क पर घसीटा गया।
मतलब इस तरह के तालिबानी कुकृत्य के बावजूद हम जो है हमेशा से लोकतंत्र में विश्वास प्रकट करते हैं। हम ईवीएम को दोष नहीं देते कांग्रेस की तरह। हम मतदाताओं को रणदीप सुरजेवाला जैसे दैत्य कह रहे थे, भाजपा को मतदान देने वाले दैत्य हैं। नहीं, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज प्लीज प्लीज, अलका जी। हिंदू हिंसक हैं हम जो है मतदाताओं को दोष नहीं देते, हम व्यवस्था को दोष नहीं देते, हम निर्वाचन आयोग पर जो है अनर्गल आरोप नहीं लगाते हैं, हम संविधान को जो है कुचलने वाली शक्तियों की तरह जो है हम निर्वाचन आयोग को कुचलने का कुत्सित प्रयास नहीं करते हैं। जनता को जनार्दन मानकर हम वो जो जनादेश दे उसको हम विनम्रता पूर्वक माथा झुकाकर स्वीकार करते हैं। हिमाचल में हमारी सीट की संख्या बढ़ी, मध्य प्रदेश में हमारी सीट की संख्या बढ़ी, और आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरह से विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस का दारुण किस तरह से उनके 5 विधायक भाग खड़े हुए, और जयंत पाटिल जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो इनके अलायंस के थे उनको दगा दिया इनके लोगों ने। उसके बावजूद समाप्त कीजिए सर। अहंकार प्रकट करना ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार का अंग नहीं है। ठीक, बहुत धन्यवाद। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र में क्या हो गया विधान परिषद में? आपके किस तरह से मिलिंद नार्वेकर 22 वोट पर सिमट गए? आपको लगा कि गठबंधन में सब ठीक नहीं है? किशोर जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। तिवारी जी आप म्यूट पर हैं। यहाँ म्यूट और अनम्यूट का कुछ नहीं है। आपके सैयद साहब ये आज तक की कृपा है। नहीं, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं सर, गलत बात। चलिए मैं बात कर लूँ। जी देखिए हमारे पास तो 16 ही वोट थे, और हमारा दूसरा क्या है कि वो वॉशिंग मशीन अभी भी एक्टिव है। और आपने ब्रिजमोहन जी से पूछा कि क्या हो गया। अरे भैया आजकल महाराष्ट्र में क्या चल रहा है 2.5 साल से, हमारे तरफ से जाते हैं और उधर वॉशिंग मशीन से निकल के आ जाते हैं। ये 5 लोग जो कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस से छूट के गए थे ये कब, अशोक चौहान और हमारे बाबा सिद्दीकी के वक्त। तो ऐसा कुछ हमें धक्का वक्का नहीं लगा। हमने एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा दिया था और शरद पवार जी के पूरे वोट उसे मिले। अब इन्होंने पूछो ना कि ज्यादा वोट किस किस के लिए और क्या रेट चल रहा था। आज मुझे मालूम पड़ा, मुझे एक इंडिपेंडेंट ने बताया कि भाई 5 करोड़ रुपया भैया मिल रहे थे, तो क्यों छोड़ना, ऊपर से इलेक्शन तो यही है। दूसरा, आपने ब्रिजमोहन जी भोपाल से आते हैं, उन्होंने अमरवाड़ा की सीट भारी मत से जीती ऐसा बोला। मैं बताऊं, कमलेश प्रताप शाह ये भारी मतों से पिछड़ रहे थे। खाना खाने के बाद वो 3000 वोटों से डिक्लेयर किए गए। देखिए मैं बोल रहा हूं कि बुरे दिन आ रहे हैं, कांग्रेस को अच्छे दिन आ रहे हैं। बीजेपी चुनाव हार रही है। मैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी को यही बोलूंगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में आप शरद पवार जी के शरण चले जाओ तो बचोगे। भाजपा के साथ रहोगे तो ये वॉशिंग मशीन तो तुमको बचा लेगी, ठीक है, लेकिन जनता नहीं बचाएगी। सैयद बहुत खराब मौसम है यहाँ, मैं बता रहा हूँ। जनता का गुस्सा वैसा ही बना है। देखा नहीं क्या आज लोकसभा में जो गुस्सा था वो गुस्सा वैसा ही बना है। महाराष्ट्र में भी इन्होंने अभी जो खरीद फरोख्त की उसका भी गुस्सा नए से आ गया है। और देवेंद्र फडणवीस जहां रहेंगे वहां खरीद फरोख्त होते ही रहेगी, खरीद फरोख्त होते ही रहेगी। ठीक है। मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, ये रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदा, अगर हम गलत हो प्लीज हमें ठीक कीजिएगा, ये तीनों बीजेपी के विधायक आपके पास आए थे और बीजेपी जो एक आरोप आप पर लगाती है, डरा कर, धमका कर, मार पीट करके, और मानव जी वाकई अफसोस होता है हम लोगों को। हमारे देश में बंगाल में अगर हिंसा की खबरें आती हैं, अधिक, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ बंगाल से आती हैं,
तो तकलीफ होती है। आपको लगता है कि ये बीजेपी के वापस आपने ले लिए, तीनों विधायक आपके पास आ गए, तोड़ फोड़ वहां भी चल रही है टीएमसी में, बिल्कुल जो आरोप बीजेपी पे लगते हैं वही आप भी करते हैं? नहीं सर, ऐसी बातें नहीं है। जहां पे बात है, हाँ, एक सीट ऐसी है जहां पे बीजेपी के एक्स विधायक हैं जो हमारे साथ आ गए और फिर वो जीत गए, लेकिन जीत जनता की है। और जहां तक बात है सर, आप बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में हिंसा, ये जो नैरेटिव है ना, ये वो उसी नैरेटिव की तरह है जब चाणक्य ने जो बोला था, उनकी एक नीति है, जो तुम्हें हरा नहीं सकेगा वो तुम्हें बदनाम करेगा। ये बदनाम करना चाहिए। आप मुझे बताइए, जो गुजरात में एक कांग्रेस के मैंने इनके कार्यकर्ता भवन को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया, जहां SC/ST के जो नेता थे उनके बेटे को निर्वस्त्र करके उसके साथ मारामारी करी वहां के बीजेपी के विधायक ने। आज छिंदवाड़ा की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, कर्नाटका में जो बीजेपी ने कांग्रेस के कैंपों में किया, बॉम्बे में देख लीजिए, आप नासिक चले जाइए, तो देश में बहुत सारे राज्य हैं जहां भाजपा है और भाजपा ही हिंसा करवाती है, तो वो तो हिंसा दंगों की रूप ले लेती है, क्योंकि भाजपा जहां राज्य में नहीं है वहां दंगे करवाएगी, और जब राज्य में आ जाएगी तो दूसरे राज्यों के ऊपर प्रताड़ना करने लगती है। जो हमारी सेक्युलर जो हमारा ढांचा है, जो संघीय ढांचा है, उसको तोड़ने में लगी रहती है, चाहे वो CBI के माध्यम से हो, चाहे ED के माध्यम से हो, चाहे कथाकथित ये मीडिया के माध्यम से। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेम भाई साहब बहुत खुश हैं कि भाई उनको 2 सीटें मिली हैं। ये अहंकार हमको बता रहे हैं कि हम हार रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं कि विपक्ष हार भी रहा है और अहंकारी भी है, तो ये कोई मूर्खता का परिचय नहीं है। डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं आपको पर्सनल नहीं, ये देखिए मैं मानव जी, ये एक निवेदन तो आपसे करना है मानव जी। नहीं कोई भी शब्द नहीं, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, कोई भी शब्द नहीं, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। हाँ नहीं, तो आप उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम ऐसी बात भी क्यों करें, हम ऐसी बात भी क्यों करें? प्रेम जी भी बोलने लगेंगे, अलका जी बोलने लगेंगे। अलका जी आ रहा हूँ आपके पास, अभिषेक जी के बाद आप ही का नंबर है जी, समाप्त कीजिए। हाँ, इस बात को लेकिन याद दिला दिया आपको, कोई बात जो मादा नहीं, सही बात है, आप यू आर राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन इट। लेकिन जो मादा है कि जो सोच, विकसित सोच जो होती है वो पॉजिटिविटी के प्रति जाती है, ठीक है, और जो नकारात्मक सोच होती है बिल्कुल वो इस तरीके से टिप्पणियां करती है। तो जो विकसित सोच है, हम देश के प्रति, आज देश की जीत है, आज देश ने दिखाया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी अब जाते जाते जाने वाले, ठीक है, जाने का समय मानव जी। अब जल्दी जल्दी एक रिएक्शन और ले लें। अभिषेक जी, आप बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में भी, राज्य में भी, बिहार में भी, लेकिन अब दोनों तरफ से ये आवाजें उठने लगती हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव आने वाले महत्वपूर्ण हैं। अगर रुपौली में आपकी हार हुई है तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम सोचेंगे, हम आत्मचिंतन करेंगे और हमें देखना होगा, लेकिन कहीं ये ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव, बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? आपके लोग कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि बड़े भाई तो हम ही हैं, हमारे साथ आप पीछे पीछे चलिए, केंद्र में भी और यहां भी। कहीं ना कहीं ये चीजें जनता में एक अलग संदेश देकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं अभिषेक जी? थोड़ा मैं अपडेट कर दूं आपको जी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर कोई सवाल है। हमारी पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव हम फिर से नीतीश जी के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। और नीतीश जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व बिहार में किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। मतलब साफ है कि नीतीश जी के चेहरे पर जनता को भरोसा है। हम अपवाद को संवाद का कारण नहीं बना सकते हैं। हम एक उपचुनाव हारे हैं, कुछ मार्जिन से हम हारे हैं, हमारे लिए सोचने का विषय है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे उसमें हमारी हार हो जाएगी या हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारा एक मजबूत अलायंस, मजबूत गठबंधन, और उपचुनाव के नतीजों के आधार पर हम इन चीजों को नहीं आंक सकते हैं। मैंने अपने शुरुआती संबोधन में बहुत कुछ कहा था, बस एक लाइन कंप्लीट करना चाहता हूं। जीतने के बाद अहंकार हो, आपका एटीट्यूड बदल जाए तो दिखता है, समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी को मैं साधुवाद दूंगा कि उनके प्रवक्ताओं, नेताओं की तरफ से हारने के बाद इस तरह का एटीट्यूड और इस तरह का अहंकार दिखता है, पता नहीं कहां से लाते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। अभिषेक जी, हम डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे थे, आपने मुझे अपडेट किया। हम आपके उन नेताओं के भी नाम बता सकते थे जिन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी जी की प्रतिज्ञा शायद आप भूल गए कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन मैं डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा था, फिर कभी अपन बात कर लेंगे उसमें। अलका जी, अलका लांबा जी, अलका जी, आपको लगता है, हाँ जी,
इन चुनावों के परिणाम से ये साबित हुआ है, एक कहा जाता है, देते हैं भगवान को जो धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। जय श्री राम कहने वालों ने 400 और बहुमत ना मिलने के बाद जय जगन्नाथ का नारा दिया, और जय जगन्नाथ के जो भक्त हैं वो जानते हैं कि जय श्री राम छोड़ा है, जय जगन्नाथ भी कल को छोड़ेंगे जब हारेंगे। तो बात यह कि धर्म की राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। एनसीपी के जो नेता बैठे हैं उन्होंने कहा अब तो कांग्रेस ईवीएम और चुनाव आयोग का धन्यवाद करेगी। जी नहीं, हम ईवीएम और चुनाव आयोग का धन्यवाद बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जनता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब भाजपा की इस राजनीति को दिया है। चुनाव आयोग तो बिल्कुल, आपने कहा छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा हम हारे हैं, अमरवाड़ा हारे नहीं है, लंच ब्रेक ले लिया। उस चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अमरवाड़ा में लंच ब्रेक लिया, जो वन नेशन वन इलेक्शन का दावा करते हैं। काम चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, एक सीट उपचुनाव की गिनती में लंच ब्रेक लेना पड़ता है इन्हें, है ना। और अब बीजेपी के नेता बंगाल में लोकतंत्र की हत्या, मुस्लिम का शब्द यूज किया ना। अरे आपके बिल्किस बानो 11 बलात्कारी, सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को रिहा करने का जघन्य अपराध आपने किया गुजरात में, इसलिए आप मुस्लिम का नाम मत लीजिए और ना उनकी हिंदुओं के आप हिमायती बनिए। आपको साफ संदेश दे दिया है कि आप धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए। मोदी जी ने अगर मंगलसूत्र, मटन और ये सब ना कहा होता घुसपैठिए, तो शायद फिर भी थोड़ी सी सीटें आ जाती। और मुंह तोड़ जवाब आपको फैजाबाद, अयोध्या की सीट और बद्रीनाथ, इन सब जगहों पर मिला। हिमाचल में देवभूमि कहा जाता है। मत करिए ये धर्म की राजनीतियां। आपके ही हिंदू कट्टर लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और समझ गए कि आपने सिर्फ सत्ता के लिए उनका धर्म का इस्तेमाल किया है। अब भी आप सबक नहीं ले रहे। हम में घमंड नहीं है, हमें विपक्ष मिला है और मजबूत विपक्ष है। राहुल गांधी जी जिन्हें आप तानाशाह कह रहे हैं ना, सदन के अंदर आपको ललकार रहे हैं, सड़क पर जब से वो सदन खत्म हुआ है लोगों के बीच में है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के पूरे नेता गायब हैं, पूरे नेता। 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, अंसारी जी लास्ट कहूंगी, 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। दमो तो करा लीजिएगा, जम्मू कश्मीर भाग रहे हैं वहां से। दिल्ली 7 चुनाव हुए, 6 में औंधे मुंह आकर गिरे हैं आप लोग। 7वीं बार चुनाव आ रहा है, जीत के दिखाइएगा, चुनौती देते हैं, समाप्त कीजिए। चुनौती देते हैं। जी प्रेम जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ब्रिजमोहन जी। ब्रिजमोहन जी, महाराष्ट्र लोकसभा का रिजल्ट और उसके बाद महाराष्ट्र में अब विधान परिषद तो आपके पक्ष में रहा है। आपको लगता है कि आत्मचिंतन यहां पर करना होगा? आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र में मेहनत करनी होगी, वरना आगे आपके गठबंधन के लिए दिक्कत है? देखिए सैयद भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव जितना हम लोगों ने सोचा था उसका अनुरूप हम लोगों को परिणाम नहीं मिला है। इसे हम लोग स्वीकार भी करते, लेकिन इस स्वीकार के पीछे ये भी है कि हमने मंथन भी शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि इस पे हम लोगों ने विचार मंथन शुरू नहीं किया। हमारे वहां पार्टी के हमारे तीनों नेता हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय अजीत दादा पवार और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब। इन तीनों ने बैठकर इस मुद्दे का बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण भी किया है, और यही कारण है कि कल के चुनाव में हम लोगों को एक वो सफलता मिली जिसके बारे में ये कहा जा रहा था। तो ये उसी का परिणाम है कि इन लोगों ने बैठकर एक बेहतर तरीके से अपनी स्थिति का मूल्यांकन भी किया है और रणनीति भी तैयार की। नहीं, अलका जी एक सेकंड, अलका जी मैं नंबर लाइन से आ रहा हूं, नंबर से आ रहा हूं। ब्रिजमोहन जी, अच्छी बात यह है सर कि आप ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। प्रेम जी, दो प्रश्न आपके लिए, 2 प्रश्न आपसे। एक तो आपने एमएलए को विधान परिषद में, ठीक है, क्रॉस वोटिंग भी करवा दी, मैनेज कर लिया, क्या जनता को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? और दूसरी बात, थोड़ा सा पीछे प्रेम जी आपको लिए चलते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, ये नारा बीजेपी की तरफ से बहुत जोर शोर से दिया जाता था। आपको लगता है कि वो नारा अब आप भूल गए हैं? कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है, 99 पे आ गई है और विधानसभा नहीं, एक से अलका जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जी प्रेम जी, नहीं, अलका जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्रेम जी बताइए। प्रेम जी, धन्यवाद बताने के लिए। अलका जी आपका धन्यवाद। अहंकार कैसे वृथा चीत्कार करता है, इसका आपको बारंबार अनुभव जो है इस आपके विमर्श में हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो करप्ट संस्कृति है, कांग्रेस का जो संविधान विरोधी, संविधान की हत्या करने वाला उसका जो वंशवादी वृत्ति है,
उससे मुक्त की बात करता है। तो हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात आज भी कर रहे हैं। अलका जी मत बोलिए, कांग्रेस अलका जो जी प्लीज मत भ्रष्टाचारवादी बोलिए, है, अलका जी जो नहीं। वंशवादी है, जो तानाशाह है, जो लगातार पाकिस्तान परस्त है, जो जिहादियों के समर्थन में खड़ी। सही जी, ये क्या हो रहा है? अलका जी नहीं। अहंकार का वृथा चीत्कार आप करवाएंगे? अलका जी नहीं प्लीज, अलका जी नहीं, अभद्रता आपके डिबेट में हो रही है। अलका जी बिल्कुल नहीं, अलका जी प्लीज, ये अहंकारी अलका जी अभद्रता प्लीज नहीं, अलका कांग्रेस जी के सुनिए ना, संस्कार एक सेकंड से प्रेम जी, एक कैसे सेकंड प्रकट प्रेम जी, हो मैं रही है, आपसे आप आपसे देख रहे 10 सेकंड ले रहा हूं बस। अलका जी निवेदन एकदम समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मैंने आपसे कहा था पूरा समय आपको दूंगा। अलका जी सब में बांटा, प्लीज मत बोलिए, प्रेम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रेम जी तो देखिए, कांग्रेस का जो करप्शन का, कांग्रेस का वंशवाद का, कांग्रेस की तानाशाही का, कांग्रेस की जिहाद समर्थक वृत्ति का, कांग्रेस की कुत्सित सांप्रदायिकता का, ये जो कांग्रेस थी उससे मुक्ति का पर्व जो है वो तो है ना। इसी कारण जो है मैं बता तो रहा हूं, 14, 19, 24 3 चुनाव में कुल मिला के उनको सीटें हैं 195। हम आज भी उनसे 45 सीट अधिक 240 सीटों पर आज भी, जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के नेतृत्व की भाजपा को हारा हुआ बता रहे हैं, उसे 45 सीटें 3 चुनाव में भी पीछे हैं। 3 चुनाव का योग कर दें तब भी पीछे है। ये इनकी दशा है। इस दशा के बाद अभी आप महाराष्ट्र में करें कि हमने 5 सीटें मैनेज कर ली, सब तेलंगाना में बीआरएस के विधायकों को कांग्रेस में शामिल करें तो वाह वाह, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी का चमत्कार है। और इनके अगर विधायक इनके नीतियों के विरुद्ध जाकर अगर क्रॉस वोटिंग कर दें तो ये हमारा अपराध हो गया। कांग्रेस से बात कर रही है। एक ध्यान रखिएगा हम सईद भाई कि 1952 से लेकर 1966 तक कांग्रेस ने 550 विधायक तोड़े और तब तक जो है किसी ने, ये बड़े प्रसन्न थे। फिर देखिए चिल्लाने लगी। देखिए कितनी अभद्रता कांग्रेसियों के संस्कार में बारंबार प्रकट होती है। देखिए इसी अलका जी प्लीज मत बोलिए ना, अलका जी आपसे प्लीज बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके पास आएंगे, विधायक टूट गए। जी प्रेम जी बात पूरी कीजिए, प्रेम जी बात पूरी कीजिए सर। अरे प्लीज आप अहंकारियों का ये चरित्र है सर, आप बात कीजिए ना, आप बात कीजिए प्लीज। मैं उनके बीच में बोला नहीं एक भी बार। अब आप मुझे तो कैसे बात करूं भाई साहब? कोई चीखता चिल्लाता रहे मैं बात करूं, आप उसको चुप कराइए, उसका साउंड ऑफ करें। किसी की बार बार अभद्रता को आप आज तक पे इतना जो है निरीह बनकर क्यों सह रहे हैं? ये मेरा भी प्रश्न है मित्र, और ये अधिकार मेरा भी है इस लोकतंत्र का। मैं भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखने का अधिकारी हूं सईद भाई, इतना तो मेरा भी अधिकार मानिए। कांग्रेस का अतिरिक्त अधिकार आप मान सकते हैं, लेकिन मेरा मूलभूत अधिकार तो मानिए। ठीक भाई साहब, देखिए इनका जो है, जो मैं जिस किस्से पर ये भड़की और भाग रही थी, 450 विधायक कांग्रेस के टूट गए 2 वर्षों में। तत्काल जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया कि दल बदल अधिनियम कैसे लाया जाए। तो कांग्रेस के जब विधायक टूटे तब तो जो है वो व्यभिचार है, और जब इनका जो है ये विधायक दूसरों के तोड़ ले तो सदाचार है। संविधान को कुचलने का कुकृत्य करने वाले दल जब संविधान की प्रति लेकर निकलते हैं, और संविधान को बंगाल में कुचला हुआ अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस में कल तक लोकसभा में पक्ष के नेता थे, वो कहते हैं कि बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सारे विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार, हत्याएं और छल हो रहा है, और ये कह रही नहीं, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। गजब है इनका। ठीक है, या तो अधीर रंजन चौधरी झूठे हैं। समाप्त कीजिए प्रेम जी, बोल रही है प्रेम जी समाप्त बोल रहा है, प्रेम जी समाप्त कीजिए। कौन इनकार कर सकता है? अरे अलका जी मत बोलिए ना प्लीज, प्लीज अलका जी आप ही के पास आ रहा हूँ, प्लीज मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए प्लीज। प्रेम जी समाप्त कीजिए, प्रेम जी समाप्त कीजिए। जनता पार्टी और वामपंथी दल के कार्यकर्ताओं को आ रहा हूँ प्रेम जी एक हो गई आपकी बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया, और मैं किसी भी असभ्यता के मामले में अपने आप को निरीह मानता हूं, निरीह हूं। शब्दों की मर्यादा, शब्दों की गरिमा अगर कहीं भी तार तार होती है तो मैं उसमें निरीह अपने आप को महसूस करता हूं। आपने बहुत अच्छा शब्द दिया, बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज तेज नहीं होती उसमें मैं निरीह हूं, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहता उसमें निरीह हूं, मैं व्यंग या कटाक्ष नहीं करता उसमें निरीह हूं। बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका। लेकिन मैं एक प्रश्न प्रेम जी आपसे हमेशा पूछता हूं हर डिबेट में, कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को, टीएमसी के, दूसरे पार्टियों के आप कैसे ले लेते हैं?
बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो आज आपके असम के मुख्यमंत्री हैं, चाहे आज आपके महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, और वो आकर कैसे कैसे आपके मुख्यमंत्री मंत्री बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते नहीं। सुनिए ना, हाँ है ना, हाँ है तो बोल रहा हूँ ना, नाम ले रहा हूँ, मैं तो नाम ले रहा हूँ, हिमंत बिस्व शर्मा का नाम ले रहा हूँ, हिमंत बिस्व शर्मा का नाम ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ हिमंत बिस्व शर्मा। किसके मुख्यमंत्री बताइए, किसके मुख्यमंत्री हैं, किसके मुख्यमंत्री हैं, किसके मुख्यमंत्री हैं बताइए ना। हिमंत बिस्व शर्मा किसके मुख्यमंत्री हैं? अजीत पवार पे क्या आरोप थे, अशोक चव्हाण पे क्या आरोप थे, बता रहे आप, बताइए ना कौन है ये लोग, किसके साथ हैं आज किसके साथ हैं बताइए ना, बताइए किसके साथ हैं। सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, किशोर तिवारी के पास चलिए, बंद कर दीजिए सबकी आवाज। किशोर तिवारी जी आवाज बंद कीजिए सबकी। किशोर तिवारी जी, अब आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आपके लिए काफी मुश्किल होने वाली है अगर आप एकजुट होकर साथ में नहीं लड़ पाए, तो एक संदेश और एक आपको जनता का संकेत मिला है कि हम आपको आगे ले जा सकते हैं, हम आपको जिता सकते हैं। कौन सी वो गलतियां ना करें आपका गठबंधन, जैसे महाराष्ट्र में आपकी पकड़ मजबूत हो। नहीं देखो, अभी हमारे पास 32 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन मैं कभी भी विपक्ष को या जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको मैं छोटा नहीं आंकता। विनम्रता तो बहुत रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप चुनाव देखते हैं तो दीदी हो या पंजाब में हो या टीएमके हो, ये लोग मजबूत है, इन पे अभी नाराजगी नहीं है। लेकिन मैं रुपौली का जो चुनाव देखता हूं तो सैयद अंसारी वहां पर शंकर सिंह जी जो थे वो एक्टिविस्ट है और लोगों ने इंडिपेंडेंट लोगों को चुन के दिया है। अगर राजनेताएं सुधरेंगे नहीं और भ्रष्ट ऐसे ही रहेंगे तो महाराष्ट्र में भी पर्याय लोग चुनेंगे। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। और कैसा है कि आप विनम्रता तो रहनी चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार का जो महाराष्ट्र में हुआ कि पार्टियां तोड़ी गई तो लोग नाराज हुए। अब वो नाराजगी का कारण है, उनके नाराजगी है, तो विपक्ष ने भी अपने वैसे एजेंडा रखना चाहिए, अपनी एकजुटता रखनी चाहिए, और कांग्रेस और शरद पवार जी और उद्धव जी एक रहेंगे तो मामला जमेगा। अगर इनके बहुत महत्वाकांक्षी लोग खड़े हो गए और सीएम बनने के ओर में गई कांग्रेस 288 की बात करने लगी जी, तो फिर अंसारी जी फिर से यही आ जाएंगे वॉशिंग मशीन वाले। और प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बताऊं क्या, बीजेपी के प्रवक्ताओं के इस प्रकार के उखड़ जाने से बीजेपी हार गई, अहंकार से हार गई, ऐसी चर्चा आपके पार्टी में क्यों होती है कि आपके प्रवक्ताओं ने ही सारा के सारा माहौल बिगाड़ के रखा है। प्रेम जी बीच में मत बोलिए, प्रेम जी बीच में मत बोलिए, प्रेम जी मत बोलिए प्लीज, प्रेम जी बीच में मत बोलिए प्लीज, प्रेम जी बीच में मत बोलिए प्लीज, प्रेम जी बीच में मत बोलिए, प्रेम जी प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, प्लीज बीच में मत बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ तिवारी जी। नहीं सैयद जी, क्या है कि प्रेम जी मेरे बहुत करीबी है और वो मानसिक उनकी परिस्थिति मुझे मालूम है कि कांग्रेस वाले भर भर कर इनको भी चांस नहीं मिल रहा। मैं अभी बता रहा हूँ कि ये कह रहे थे अजीत पवार कहाँ है, अशोक चौहान कहाँ है, भ्रष्ट। अब मुझे बताइए, ट्रक भर के भ्रष्टाचार के आरोप देवेंद्र जी ने किए, 70,000 करोड़ की नेशनल करप्ट पार्टी मोदी जी ने कहा, अरे आप ही ने तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब आप ही ईडी सीबीआई को कह रहे हैं कि फाइलें जल गई। बता दूं, छगन भुजबल के अंदर कभी फाइलें जल जाती है और उन्हें बरी कर दिया गया। अब किस किस को बरी करेंगे मुझे मालूम नहीं। इन्होंने 6 एमएलए का कॉन्ट्रैक्ट कल ही साइन किया है। वो 6 एमएलए जो इनको वोट डाले हैं, वो 6 एमएलए अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बरी हो जाएंगे। अलका जी, क्योंकि हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बातें करें, बीजेपी को या किसी अन्य दल को नसीहत ना दें। समय आपका है, देश की जनता सुनेगी, उसका असर होता है।
आपको लगता है अलका जी कि आने वाला समय 5 राज्यों के चुनाव आपने कहा, ये कांग्रेस को जो बढ़त हासिल हुई, हम इसे जीत बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि बहुमत ना आपके गठबंधन को मिला है ना आपको मिला है। ये जो बढ़त मिली है और जो उपचुनाव में भी आपको जो ये परिणाम मिले हैं सकारात्मक, ऊर्जावान, आपको ऊर्जा देने वाले, इसको कैसे आप आगे ले जाएंगी और कैसे और आगे बढ़ने की आप रणनीति बनाती हैं? अंसारी जी, सबसे पहले तो इन उपचुनाव में जिन्होंने भी कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को दिया, उनका धन्यवाद करती हूं। हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका इस बार सदन में निभा रहे हैं, उसके लिए भी जनता का धन्यवाद करते हैं। जनता के मुद्दों को विपक्ष भली भांति जान रहा है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का दृश्य हमने गुजरात में देखा। मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं अलका जी, समय समाप्त हो गया है। अभी डायरेक्टर ने हमारे कहा है, माफी चाहते हैं, फिर कभी आपकी बात पूरी करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, अभिषेक झा जी, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अलका लांबा जी, मानव जायसवाल जी, किशोर तिवारी जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।